Hello students, today I will discuss about the conductivity, molar conductivity and their variation with concentration, with change of concentration, how the conductivity and molar conductivity will change, और फिर Debye-Heckel-Onsager equation के बारे में हम थोड़ा करेंगे और फिर एक दो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें पहले हम कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है एक होता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है यहाँ पे? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट और इलेक्ट्रिसिटी इन एम्पियर्स, R इज द रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी और द करंट। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो आर आ जाता है आपके पास, रेजिस्टेंस आ जाती है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपके पास आ गई। ओम्स लॉ वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो टॉपिक का बेसिक्स है वो हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होते हैं? इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय कंडक्टर फॉर फ्लो ऑफ द करंट। कोई भी जो कंडक्टर है वो उसके थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, और इसी इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय द कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ द करंट, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है आर से हम डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। ऐसे हम सिंबल लिखते हैं इसका, OHM, ये सिंबल होता है ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसका मीनिंग ये हो गया कि जितना लंबा कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, और जितनी मोटा कंडक्टर होगा मीन्स वायर जितनी मोटी होगी उतनी ही, मतलब मीन्स उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। मोटी वायर होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो मोटी वायर होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एल क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, और आर क्या है? ए क्या है यहाँ पे? A is area of cross section. तो A is area of cross section और L क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसकी। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो रो आ जाता है यहाँ पे, ये रो है, और जो रो है वो क्या है? This is resistivity. रेजिस्टिविटी या इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं। रो से हम डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी को या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए हम इसको डिफाइन करेंगे। अगर आप रेजिस्टिविटी निकालने हो आपको, तो रो को हम एक साइड में ले लेते हैं। ये हो गया आर, ए और एल को उधर लेके गए तो ए ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया आपके पास। अब ए की यूनिट या तो मीटर होगी, मीटर स्क्वायर होगी, या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी आपके पास। एल की यूनिट या तो सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, इस तरह से। और इसकी यूनिट आप जानते हैं, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाती है बच्चों? ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो ये सेंटीमीटर क्रॉस हो जाएगा, ये ओम है ये आपके पास। तो ये यूनिट हो जाती है किसकी? रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इफ ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मीन्स दोनों को 1 यूनिट ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू आर। अगर ये 1 हो जाए, ये भी 1 यूनिट हो जाए, तो आपके पास रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी? रेजिस्टेंस की। देखो इसीलिए नाम है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
तो कैसे डिफाइन करेंगे हम रेजिस्टिविटी को? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग लेंथ इज 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट, जिसकी 1 यूनिट लेंथ हो और 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसका वॉल्यूम 1 यूनिट हो। अब ये क्या लीजिए, तो रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्या है, तो रेजिस्टिविटी मैं डिफाइन कर रहा हूं, देखिए रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चों? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ conductor having 1 unit volume, 1 unit volume, या आप ऐसे बोल दीजिए having 1 unit length and 1 unit area of cross section. The resistance of that conductor is called as resistivity या specific resistance बोलते हैं। तो आई होप कि resistivity की यूनिट आपको पता होनी चाहिए और इसकी डेफिनेशन आपको इसमें क्लियर करते हैं। कंडक्टेंस जी से हम इसको डिनोट करते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आप इसको ऐसे बोल दीजिए, ईज विद विच करंट कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर। कितनी आसानी से किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है करंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी कंडक्टेंस। ईज विद विच current can flow through conductor is called, क्या बोलेंगे उसको? कंडक्टेंस बोलेंगे। इट इज कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो इसकी क्या यूनिट होगी फिर? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स हो जाएगी इसकी यूनिट। ये इसी को हम बोलते हैं मो, या इसी को हम बोलते हैं साइमन। एस से डिनोट करते हैं आप, कैपिटल एस। तो ओम इनवर्स इसकी यूनिट होती है। किसकी? आपके पास जो कंडक्टेंस है उसकी। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। एक होता है इसमें आपके पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम कापा से डिनोट करते हैं। ये के को थोड़ा इलोंगेट करके लिखते हैं हम ऐसे, तो कापा बोलते हैं, के ए डबल पी। कंडक्टिविटी या दूसरा नाम है इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी या दूसरा नाम क्या बच्चों? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जैसे कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टेंस का। उसी तरह से जो कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। और आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या लिखा था हमने? रेजिस्टिविटी क्या था? दैट इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ये हमने लिखा था। तो यहां से कंडक्टिविटी का आप फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? देखो, यहाँ रेजिस्टिविटी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये वाली यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? 1 बाई आर हो जाएगा आपके पास, और एल बाई ए हो जाएगा। 1 बाई आर एल बाई ए। ये जो एल बाई ए है इसमें लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। ये अंडरस्टूड है कि एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए लेंथ, मतलब एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता होंगे, तो इनकी जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसलिए इसका नाम होता है सेल कांस्टेंट, और इसको जी स्टार से भी हम डिनोट करते हैं। दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द जी स्टार, सेल कांस्टेंट। तो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो रेशियो है वो जी स्टार हो जाएगी। तो आपको पता है जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या थी?
उसकी यूनिट थी हमारे पास ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को हम क्या लिखते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके पास, या मो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स आपके पास। तो कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला आपको इसमें आना चाहिए, पता होना चाहिए, और आगे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या हो गया आपके पास, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r को क्या लिख सकते हैं, अभी आपने लिखा, देखो ये कंडक्टेंस है और ये आपके पास L/A क्या है, सेल कांस्टेंट है, तो ये लिख दिया आपने, ये यूनिट हो गया आपके पास। तो ये भी फॉर्मूला इसमें बन जाता है कंडक्टिविटी का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो कंडक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। कंडक्टिविटी कापा को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर आपके पास ये 1 है और ये भी 1 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 मीटर है, ये 1 मीटर स्क्वायर है, या वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब या वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब, तो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। इसीलिए नाम है इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और V इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाता है, देन बताइए कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा, कंडक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू कंडक्टेंस। तो हम डिफाइन करेंगे इसको, इट इज, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर having volume is 1 unit. कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग वॉल्यूम इज 1 यूनिट, उसको क्या बोलेंगे हम, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो ये वाली बताएंगे आप, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम इज 1 यूनिट। 1 unit length, 1 unit area of cross section, so volume becomes 1 unit and the conductance of that conductor is called conductivity। ये इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी, कंडक्टिविटी होगी। इसके बारे में ये हम जो कर रहे हैं इनको अंडरस्टैंड करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन आपको देखना है, समझना है अच्छी तरह से कि रेजिस्टेंस क्या है, फिर रेजिस्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, फिर कंडक्टेंस क्या है, फिर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। तो ये बिल्कुल क्लियरली अलग अलग चीजें हैं। फिर इसमें हम कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, हम लैम्डा को ऐसे भी डिनोट करते हैं, इस तरह से भी। नॉर्मली ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं आयनिक कंडक्टिविटी के लिए और ये वाला हम यूज करते हैं मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी आपके सिलेबस में है, इक्विवेलेंट में मैं बता दूंगा, लेकिन इक्विवेलेंट आपके सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं आपके पास, उनके बीच में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने सॉल्यूशन ले रखा है, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या हो गया, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, conductance of 1 mole of electrolyte taken between 2 electrodes. It is the conductance of 1 mole of electrolyte taken between 2 electrodes is called, क्या बोलेंगे उसको, मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर
having 1 mole of electrolyte taken between the two electrode is called molar conductivity. तो इसको molar conductivity हम बोलते हैं. तो ये आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है. तो अब हम रिलेशन करेंगे molar conductivity और conductivity का रिलेशन करेंगे. Relation between conductivity एंड मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन करने वाले हैं. कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप हम करेंगे. तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन के लिए हम मानते हैं लेट V सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम हैज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. हमने ये मान लिया कि आपके पास जो 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है या 20 मिलीलीटर है इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें कितना है आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है. 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. अब तो ये अंडरस्टूड है कि आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जिसमें भी होगा वो क्या होगा आपके पास, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी. Hence, V centimeter cube solution has conductivity is equal to इसके इक्वल मोलर कंडक्टिविटी. अंडरस्टूड है, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसी को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हैज कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय V, यही हो जाएगी. और आपको पता है डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले की कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं. दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैज कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी. तो ये कंडक्टिविटी के इक्वल हो गया आपके पास. ठीक है, ये बात समझ गए आप. तो ये पता लग गया कैसे है, एक बार फिर से बता देता हूँ. हमने मान लिया कि 20 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें 1 मोल आपके पास सॉल्यूशन है. तो 1 मोल की जो कंडक्टेंस होती है उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं. तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की होगी मोलर कंडक्टिविटी. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी हुई, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय V. और 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टिविटी होती है उसी को हम क्या, कंडक्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी. तो लैम्डा बाई m बाई V इज इक्वल टू दिस. तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है. तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी बच्चों, कंडक्टिविटी इंटू V. ये फॉर्मूला आ गया आपके पास. ये एक फॉर्मूला आपके पास इसमें जनरेट हो गया, आ गया. इसी का फॉर्मूला न्यूमेरिकल पर्पस के लिए जो यूज होता है, हमने मान लिया लेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज C मान लो या M मान लो कि मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की C है. मोलर कंसंट्रेशन की डेफिनेशन तो आपको पता होगा, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के हैं. तो अगर आपके पास C इसमें मोलर कंसंट्रेशन है, इट मींस C मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स हो गए, C हो गए कि नहीं हो गए. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स हो जाएंगे आपके पास, C बाई 1000. तो आपके पास C मोल्स आर प्रेजेंट कितने में, C मोल्स कितने में है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में. तो हम करते हैं, देखिए C मोल्स, इसका मीनिंग ये हो गया C मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब. C मोल्स इतने में है. तो 1 मोल कितने में हो जाएगा आपके पास बच्चों, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी प्रेजेंट इन 1000 by
C। और 1 मोल जिस वॉल्यूम के अंदर है, आप देखिए 1 मोल जिसमें है उस वो वॉल्यूम कितना है आपके पास, V सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस दिस इज इक्वल टू V, दिस इज इक्वल टू V सेंटीमीटर क्यूब। ये 1000/C इज इक्वल टू क्या हो गया, V हो गया। हम मान चुके हैं पहले C हमने मोलर कंसंट्रेशन ली, और मोलर कंसंट्रेशन का ऑटोमेटिक मीनिंग होता है कि 1000 मिलीलीटर में जितने मोल्स हैं, तो C मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000/C, दैट इज इक्वल टू V सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आपके पास है मोलर कंडक्टिविटी इंटू कंडक्टिविटी इंटू V, तो इस V की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1000/C। तो आपके पास आ गया मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000/C। ये यूनिट आ जाती है बच्चों, आपको ये फॉर्मूला आ जाता है आपके पास। और इसकी यूनिट क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी की, इसकी यूनिट होते हैं साइमन, मैं यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट आ जाती है इसकी। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर की जगह मीटर भी आ सकता है, तो ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये आपके पास यूनिट होते हैं। यूनिट आपको जरूर आनी चाहिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं न्यूमेरिकल में, तो यूनिट देख के आप बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या गिवन है। तो ये कंडक्टिविटी होगी, ये 1000 वॉल्यूम हो गया आपके पास, ये C मोलर कंसंट्रेशन जिसको M भी लिख सकते हैं आप। तो ये न्यूमेरिकल में मोस्टली फॉर्मूला यूज होता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए, ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन कैसे फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बताया। तो ये कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन हो गया, इसमें कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन आपके पास हो गया है तीनों का। तो इसी तरह से होता है इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा EQ से हम डिनोट करते हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप हम कर ही रहे हैं तो इसका फॉर्मूला भी कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है इसमें, यहाँ पे C मोलर कंसंट्रेशन है, तो हम इसमें मोलर कंसंट्रेशन की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेते हैं। देखो ये इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन लेते हैं, डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल, 1 मोल की जगह क्या हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज the conductance of 1 gram equivalent, 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। तो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने ले लिया, उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, लैम्डा EQ इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय C की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे C क्या है आपके पास मोलर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगी नॉर्मेलिटी। और फॉर्मूला में के हिसाब से आपके पास ये यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये आपके पास, तो ये मैंने मोलर कंडक्टिविटी बताई, मोलर कंडक्टेंस बताई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब मैं इसकी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद चेंज इन कंसंट्रेशन, विद वेरिएशन इन कंसंट्रेशन। Variation of conductivity and molar conductivity with concentration.
कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन चेंज होती है तो कैसे मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी चेंज होती है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें देखो ध्यान से सुनने की और समझने की बात है, आपको डेफिनेशन कंसेप्ट आने चाहिए पहले। अब इसमें कंसेप्ट क्या है वो आप समझिए कि पहले हम वेरिएशन कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, वेरिएशन ऑफ, और इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बोर्ड के अंदर, एक्सप्लेन करना आया हुआ है कि एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, विद डाइल्यूशन, विद चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी हम कर रहे हैं पहले। तो जो कंडक्टिविटी है वो कैसे वेरी कर रही है वो आप देखिए पहले। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट विच इज प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास सॉल्यूशन है, 1 मिलीलीटर आपके पास जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसकी जो कंडक्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप सोच के देखिए, आपने मान लीजिए डाइल्यूशन कर दिया, आपने सोलवेंट ऐड कर दिया, डाइल्यूशन में सोलवेंट ऐड कर दिया, आपने सोल्यूट ऐड नहीं किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं किया, आपने वाटर या कोई और दूसरा जो सॉल्वेंट है, जो भी सॉल्वेंट आपने लिया है, सोलवेंट ऐड कर दिया। अब सोलवेंट आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस। नंबर ऑफ आयंस, आयंस की जो संख्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वो डिक्रीज हो गई। अब आयंस की संख्या अगर डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब अगर डिक्रीज हो गया तो अंडरस्टूड है जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस। ये आंसर है इसका। तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं जिसको हम, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस with dilution because number of ions present per centimeter cube decreases on डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब वो डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज, इसलिए कम हो रही है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा आपको क्लियर हो गया होगा। अब वेरिएशन हम किसकी कर रहे हैं? वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन विद डाइल्यूशन। अब आपको पता है 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स आपने किए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग तरह से ये वेरी करेगी, तो आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको ये पता होना चाहिए विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जैसे आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स हैं NaCl के, तो NaCl पूरे के पूरे 50 के 50 डिसोसिएट हो गए, तो 50 Na पॉजिटिव मिल गया, 50 Cl नेगेटिव मिल गया आपको, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच डिसोसिएट्स पार्शली, जो सिर्फ पार्शली डिसोसिएट होता है। जैसे आपके पास 10,000 मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड के और उनमें से 5 या 10 ही डिसोसिएट हुए, मींस 5 या 10 से ही आपको एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन मिले। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इज दैट विच डिसोसिएट्स पार्शली एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज दैट विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की खास बात ये होती है कि जैसे आप उसमें सॉल्वेंट ऐड करते हो, डाइल्यूशन करते हो, डिसोसिएशन इंक्रीज होती है उसकी, मींस नंबर ऑफ आयंस उसमें इंक्रीज होते हैं। तो मैं आपको वेरिएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगी? अब जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे नंबर ऑफ आयंस तो उसमें फिक्स है। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों फिक्स है? क्यों फिक्स है? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांगली डिसोसिएट हो जाता है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएटेड है पहले से ही। एज द नंबर ऑफ आयंस रिमेन फिक्स्ड, तो जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो
नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स है, पहले 100 आयंस थे, अब भी 100 आयन है, डाइल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया नहीं ऊपर से, सिर्फ सॉल्वेंट हम ऐड कर रहे हैं। बट द डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस, लेकिन आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से आयंस की जो स्पीड है, जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा उसमें, और कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बट स्लाइटली, धीरे धीरे इंक्रीज होगी मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। मेरी बात समझ गए आप? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि आयंस की संख्या पहले से फिक्स है, तो जैसे डाइल्यूशन आप करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो आयंस को ज्यादा स्पेस मिल गया मूवमेंट के लिए, तो ज्यादा फास्ट वो मूव कर पाएंगे, तो उनकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी बट स्लो। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, molar conductivity increases slowly with dilution as number of ions are fixed. number of ions तो fix है इसके अंदर, number of ions are fixed, but distance between ions इंक्रीजेस, आयंस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी एंड देयर स्पीड इंक्रीजेस, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज, देयर बाय इंक्रीजिंग द मोलर कंडक्टिविटी बट स्लाइटली, स्लोली इंक्रीज होगी मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आप बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? डिसोसिएशन इंक्रीज होते विद डाइल्यूशन, तो जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे मोर एंड मोर डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, और जब आप उसको डाइल्यूट कर देते हैं इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग है आपने इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया कि और ज्यादा डाइल्यूशन से डिसोसिएशन इंक्रीज नहीं हो रही, डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे भी एक इलेक्ट्रोलाइट में आप सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, आप इस बात को ऐसे समझेंगे कि जैसे आप डाइल्यूशन करते जाएंगे, सॉल्वेंट ऐड करेंगे, डिसोसिएशन बढ़ेगी। पहले मान लीजिए वो था 1% डिसोसिएटेड, अब हो गया 2, फिर 5, ये 7, फिर 10, फिर 20, 25, 26, फिर 30, 35, इस तरह से बढ़ता जाएगा, 70, 75, 80, 85, 90, और नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आपने उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, इतना डाइल्यूट कर दिया कि और ज्यादा डाइल्यूशन से डिसोसिएशन इंक्रीज नहीं हो रही, और ज्यादा सॉल्वेंट डालने से डिसोसिएशन इंक्रीज नहीं हो रही, तो इट मीन्स ये बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो चुका है और उसकी डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। 100% तो कभी होती नहीं, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस टू लार्ज एक्सटेंट, और उसकी वजह से क्या होगा? नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस टू लार्ज एक्सटेंट, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस काफी ज्यादा उसमें इंक्रीज होंगे। तो ये बात आपको देखनी है। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स शुरू में मोलर कंडक्टिविटी इनकी कम है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस टू लार्जर एक्सटेंट। क्यों इंक्रीज हो रही है? उसमें कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है, इसमें ज्यादा हो रही है, लार्जर एक्सटेंट, बिकॉज क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं डाइल्यूशन पे, बिकॉज डिसोसिएशन इंक्रीजेस एंड नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एज डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, डिसोसिएशन ऑलमोस्ट क्या है? कंप्लीट। Molar conductivity increases to large extent because number of ions increases on dilution
एंड नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट का सिंबल है वो इन्फिनिटी का, नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन एज डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस टू लार्ज एक्सटेंट. So molar conductivity increases to large extent. इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है लार्ज एक्सटेंट पे. किसके केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कम इंक्रीज हो रही है, वीक में ज्यादा इंक्रीज हो रही है डाइल्यूशन पे. मोलर कंडक्टिविटी मैंने बताया कि आप डाइल्यूशन करेंगे तो डिक्रीज होगी बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस. और फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, मोलर कंडक्टिविटी की जो वेरिएशन है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिबे हक्कल और अनसेजर इक्वेशन से हम स्टडी कर सकते हैं. तो इसको और कर लेते हैं. डिबे हक्कल अनसेजर इक्वेशन. डिबे हक्कल अनसेजर इक्वेशन ये थी. देखिए ये क्या शो करती है? This equation gives the variation of molar conductivity with dilution. डाइल्यूशन के साथ जो मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन है वो हमें बताती है कौन? ये वाली इक्वेशन. बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो देखिए ये है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए रूट सी. कई बुक्स में एक ही जगह बी भी लिखा मिल जाएगा. ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है रेयर. यहां पे ये क्या है? दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी. जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है जिसकी जो भी मोलर कंसंट्रेशन है वो उसके ऊपर ये आपके पास क्या दिया है? यहाँ पे देखो 0 लिखा हुआ है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अब आपसे ये पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दिस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? सो इट इज द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज जीरो, नेग्लिजिबल. अब जीरो तो होती नहीं, लेकिन आपने इतना डाइल्यूट कर दिया, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, सोलवेंट बहुत ज्यादा ऐड कर दिया आपने, तो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज जीरो, तो नेग्लिजिबल. तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम बोलते हैं इसको. ये आपके पास क्या हो गया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. सी क्या हो गया आपके पास? ये कंसंट्रेशन. तो रूट सी आपके पास अंडर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन. ये आपके पास ये कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको. अब देखो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है एक तरह से, ये y, ये mx और ये c. तो ये आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है इसमें. along this axis हमने ले लिया c, ये y, ये mx और ये c. along this axis हमने ले लिया मोलर कंडक्टिविटी, along this axis ये रूट सी है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो देखो बच्चों इस तरह से उठते हैं ये, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसे है. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मान लीजिए ये है एसिटिक एसिड के लिए, और ये है मान लीजिए NaCl सोडियम क्लोराइड के लिए. अब आप देखिए इधर से इधर तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है,
और उधर से इधर क्या है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज मीन्स डाइल्यूशन हो रहा है। तो जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो क्या है, देखिए आप ध्यान से, ग्राफिकली भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आप देखिए ध्यान से, अलोंग दिस एक्सिस क्या हो रहा है, उधर कंसंट्रेशन इंक्रीज, इधर डिक्रीज मीन्स डाइल्यूशन हो रहा है। तो आप देखिए पहले मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत कम थी, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, WE लिख दिया मैंने, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले बहुत कम है, लेकिन जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज डिसोसिएशन इंक्रीज हो रही है, और इस सडन इंक्रीज ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड। इस पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगी कंसंट्रेशन। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि हमने इसको सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया आपने। तो नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन बिकॉज डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो थ्योरी से हमने पढ़ा था वही डिबे हैकल और शेजर ने इक्वेशन से प्रूव किया यहाँ पे कि नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन एज the dissociation is almost complete, so molar conductivity increases to large extent for weak electrolyte, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखियो डिसोसिएशन पहले से ही ज्यादा है, तो मोलर कंडक्टिविटी काफी ज्यादा है, वीक से काफी ज्यादा पहले से ही। और आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है बट स्लोली, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस फिक्स है पहले से। So molar conductivity increases but slowly because the distance between ions increases in case of strong electrolyte। तो ये दोनों बात आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे। एक पॉइंट और है इसमें जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, आप देखिए हम इसको एक्स्ट्रा स्केल लेके इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया आपने इसको स्केल लेके, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मैच कर गया, देख पा रहे हैं आप, इस पॉइंट पे ये यहाँ पे इसको मोलर कंडक्टिविटी क्रॉस कर गया इस पॉइंट के ऊपर, ये क्या होगी, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम डिबे हैकल और शेजर इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड by using Debye-Hückel on-Caesar equation। ये जो Debye-Hückel on-Caesar equation है, इससे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या वीक के लिए कर सकते हैं, आप स्केल लेके इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो ये कहीं पे भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, मोलर कंडक्टिविटी वाली लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। इसकी तो लिमिट अचीव होगी कि इससे ऊपर नहीं हो सकती लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वीक के लिए कोई क्रॉसिंग लाइन नहीं आई, तो इट मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इससे। बट सेम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए बाद में कोलरास लॉ हम पढ़ेंगे आगे। तो कोलरास ने बहुत सारी स्टडीज की थी, उसी के बेस पे फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर पाया, उसको हम आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको Debye-Hückel और शेजर इक्वेशन की स्टोरी पता लगी होगी, और ये मैंने जो कंसेप्ट बताई ये भी आपको पता लग गई होगी। तो ये आपने वेरिएशन की Debye-Hückel और शेजर इक्वेशन के बेस पे आपने वेरिएशन को देखा, कैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। थैंक यू।